नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुराज सिंह और मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। स्वागत करता हूं आपका निर्वाण एकेडमी में, जहां हम आपको कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर के लिए जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम थ्रू आउट कोर्स यूज़ करेंगे, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। खासकर जो सिस्टम है उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया था। डाटा और इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रो के बाद बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू निर्वाण एकेडमी। मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और आज हम उसी कड़ी में दूसरी क्लास जो लेने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर का परिचय में ही कंप्यूटर की विशेषताएं और उसके प्रकार। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंप्यूटर शब्द आखिर आया कहां से, इसको कंप्यूटर क्यों कहा गया। तो अगर हम इसकी एक आसान शब्दों में परिभाषा लिखें, बहुत आसान शब्दों में बोलें, तो जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कैलकुलेट करना। तो हम कंप्यूटर को एक तरह का गणना करने वाला यंत्र कह सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल वर्क को, जो गणितीय संक्रियाएं हैं, उनको बहुत तेजी के साथ कर सकता है। ये एक बहुत आसान सी परिभाषा है समझने के लिए। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो एक बेसिक सी परिभाषा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी भी माध्यम से इनपुट यानी कि डाटा को ग्रहण करती है, उसको कैलकुलेट करती है और मैनिपुलेट करती है। मैंने कैलकुलेट और मैनिपुलेट के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। कैलकुलेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल वर्क और मैनिपुलेशन का मतलब होता है लॉजिकल वर्क, ठीक है। और उसी डाटा को आवश्यकता अनुसार इंफॉर्मेशन में बदलकर हमको किसी भी तरह का आउटपुट, चाहे वो पेपर पे हो सकता है, डिस्प्ले पे हो सकता है, यानी जो भी हम चाहते हैं उस पर हमें आउटपुट मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसको ये स्टोर भी करके रखता है। तो यही कंप्यूटर का जो बेसिक है, यही परिभाषा है। उम्मीद करता हूं आपको कंप्यूटर का जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रॉनिक। आपको ये क्वेश्चन अक्सर सुनने को मिलता होगा कि कंप्यूटर इज एन, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं, या ऐसा कोई चौथा ऑप्शन। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग रट्टा मार के चलते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि आखिर ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है बिजली, बिजली से चलने वाली चीज़ें, ठीक है। जैसे हमारे कूलर हैं, पंखे हैं, प्रेस हैं, वगैरह वगैरह, ये जो बिजली के करंट से चलते हैं, इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो डिजिटली काम करते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगा डिजिटल का मतलब क्या है। यानी कि ऐसी चीज़ जो केवल 0 और 1 पे बनी हो, 0 और 1 पर लॉजिक पे आधारित हो, तो इनको हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बोलते हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं ले आना चाहता क्योंकि फिर ये फिजिक्स और उस चीज़ में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल का बेसिक मतलब हो गया जो बिजली से चल रही हैं, जो बिजली के करंट से चल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का मतलब हो गया जो हमारे विशेष प्रकार के पुर्जे हैं, जैसे कि हमारा इन्वर्टर के अंदर जो चिप लगी होती है वो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है जहां पर गियर, पुली, ठीक है ना, मैकेनिकल पार्ट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल हो गया, हमारी साइकिल हो गया। तो ये जो घूमने वाली वस्तुएं हैं, चलने वाली वस्तुएं हैं,
ये सारी चीज़ें जिसमें लोहा और पहिया इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं, ये मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं। तो इसलिए कई बच्चे क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल में अंतर भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर एक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का बना हुआ है। इस ब्लॉक डायग्राम को हम आगे चल के अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको मैंने ये ब्लॉक डायग्राम इसलिए दिखाया कि आपको एक बेसिक अंदाजा हो जाए कि कंप्यूटर का एक जो बेसिक पैटर्न है वो क्या है। आपको इसमें 3 चीजें दिख रही हैं, 3 आयताकार चीजें दिख रही हैं। पहली इनपुट है, दूसरी सीपीयू है और तीसरी आउटपुट है। देखिए, इनपुट का बेसिक मतलब वही हो गया कि डाटा यहां से एंट्री किसी भी माध्यम से ले रहा है। सीपीयू के अंदर ये प्रोसेस होता है। सीपीयू के इसी तरीके से 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में पहले भी बताया था कि क्या करता है कंप्यूटर, अर्थमेटिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। तो इसलिए इसमें ALU भी लगा होता है, जिसको हम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर डाटा को स्टोर भी कर सकता है, तो इसलिए इसमें मेमोरी भी लगी होती है। इस पूरे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक इसमें कंट्रोल यूनिट भी लगाई जाती है, जो इस प्रोसेस को, इस पूरे सीपीयू को कंट्रोल भी करती है। इसके बाद आखिरी में जो होता है वो होता है आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट जो हमें बाहर प्राप्त हो जाता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो बदल जाती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक अंदाजा लग गया होगा कि कंप्यूटर क्या है। अब हम इस वीडियो में यह भी चीज देखेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसका बेसिक अंदाजा होना चाहिए कि यह एक्चुअल में है क्या। सबसे पहला पॉइंट है गति, यानी कि स्पीड। कंप्यूटर के काम करने की जो क्षमता है वो बहुत तेज होती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बहुत सारी जो मैथमेटिकल वर्क्स हैं या लॉजिकल वर्क्स हैं, ये पलक झपकने से पहले ही कर देता है। और इसीलिए इसकी जो गति का मापन है वो हम गीगाहर्ट्ज में करते हैं। ठीक है, मेगाहर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है, फिर उसका जो और हायर यूनिट है उसको हम गीगाहर्ट्ज में करते हैं। अब अगर एक तेज कंप्यूटर की मैं बात करूं तो अपना जो नॉर्मल से लेकर और जो सुपर कंप्यूटर्स तक हैं, तो वो 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ से और भी ज़्यादा, एक बेसिक मैंने आपको बताया, 50 से लेकर 100,000 करोड़ तक की जो गणनाएं हैं वो 1 सेकंड में कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। आजकल कंप्यूटर आ रहे हैं जो हम लोग अपना घरों में और ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, ये लगभग 30 से 35 करोड़ कैलकुलेशन जो हैं ये पर सेकंड कर लेते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर की पहली विशेषता ये है कि इनकी कार्य करने की क्षमता जो होती है बहुत तेज होती है और ये बहुत तेजी के साथ में काम करते हैं और कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी, यथार्थता। नॉर्मली आप देखें तो कंप्यूटर जो होता है वो गलती नहीं करता, गलती हमेशा यूजर से होती है इनपुट करने में। अक्सर मैंने ये देखा है कि गलती यूजर से ही होती है। कंप्यूटर बहुत ही कम गलती बाई चांस, कहीं लाखों करोड़ों में एक बार गलती कर सकता है। वो भी क्यों करता है कि वो उसके प्रोग्राम सेट के बाहर होगा, मतलब उसको नहीं पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, तभी वो गलती कर सकता है, वरना कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। जिस चीज के लिए कंप्यूटर बनाया गया है वो उसको बखूबी अच्छी तरीके से कर सकता है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में कर सकता है। इसीलिए दूसरी कंप्यूटर की विशेषता है कि ये बहुत ही एक्यूरेट और एक्यूरेसी से पर्याप्त होता है। हमेशा मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि गलती जो होती है, आप ये ना मान के चलेंगे कंप्यूटर गलत है। कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता, आपका इनपुट ही गलत हो सकता है, और जब आपका इनपुट गलत होगा तो आपका आउटपुट ऑब्वियसली गलत ही आएगा। उसके प्रोसेस में कोई कमी नहीं होती है।
तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी, सततता या संगतता या संघनता। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी टिपिकल है, लेकिन ये अगर जो बच्चे CCC का पेपर हिंदी में कर देंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल होगा। इसलिए आप जान लें कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, क्योंकि ये एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कभी थकता नहीं। आप इसको चाहे कितना भी काम दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये थकेगा नहीं। बिना रुके, बिना कोई शिकायत किए ये अपना काम बखूबी करता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, यानी कि लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना कोई शिकायत किए ये काम कर सकता है। ऐसे ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे कि कभी वो बंद ही नहीं किए जाते हैं। जैसे हमारे सर्वर्स हैं, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हैं, अभी मैं आपको जो आगे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा। तो ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कभी बंद ही नहीं किए जाते हैं। मैंने अपने जब मैं जॉब करता था HCL में, तो मैं स्टेट बैंक में पोस्टेड हुआ था एक बार। तब भी मैंने एक अपना नॉर्मल जो कंप्यूटर है, जो अपना PC है, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली शट डाउन कर देते हैं काम करने के बाद भी, लेकिन उसके बाद भी मैंने वहाँ पर यही चीज़ देखी थी कि वो कंप्यूटर महीनों से बंद ही नहीं हुआ। एक नॉर्मल PC, और वो बखूबी अपना काम कर रहा था। मजे की बात आप जानेंगे कि पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग जो लोकल हेड ऑफिस की बिल्डिंग थी, वहां 1500 कंप्यूटर्स के आसपास थे। 3 सालों में शायद ही ऐसा कोई कंप्यूटर होगा जो खराब ना हुआ। इकलौता वही एक ऐसा कंप्यूटर था जो लगातार बिना थके, बिना रुके काम करता रहा। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ये ओपनिंग के समय पे और क्लोजिंग के समय पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर ये लगातार चल रही हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। अगर ये चल रही हैं तो ये तब तक चलती रहेंगी जब तक इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भंडारण की क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर जो भी डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है वह उसको भंडारण करके यानी कि स्टोर भी करके रख सकता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की जो है फाइल्स होती हैं, ऑडियो, वीडियोस और कई प्रकार का डाटा हम अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज है डाटा वो कल चला जाएगा, बिल्कुल नहीं है। 10 साल बाद निकालो, 20 साल बाद निकालो, जिंदगी भर के बाद निकालो, 100 साल बाद निकालो, वो डाटा आपको मिलेगा, जब तक कि वो मीडिया ही खराब नहीं हो जाता है। ठीक है ना, जो माध्यम है अगर वही खराब हो जाएगा तो उसमें से भी डाटा आप कैसे निकाल पाएंगे। अगर वो माध्यम खराब नहीं है तो कंप्यूटर में स्टोर की गई जो जानकारी है वो बहुत रेयर केस में ही खराब होती है। अब जैसे देखा जाए तो आप पूरी जो एक मूवी है वो एक DVD में ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में और भी चीज़ें होती हैं। जब मैं आपको आगे अभी डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप उसको देखेंगे कि हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव्स हैं, इसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके भी आराम से महीनों, सालों के लिए रख सकते हैं। 5वां और आखिरी पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। लचीलापन का मतलब यह है कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, आपका जो कूलर है, तो कूलर सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया कि वो आपको ठंडी हवा देता है। फ्रिज है वो खाली आपको पानी को या बर्फ जमा के आपको देता है। इसी तरीके से जो भी आप डिवाइसेस देखो, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात भी करूं तो जैसे हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम सिर्फ क्या है, AC को DC में बदलना और DC को AC में बदल के बैकअप देना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी आज तक डिवाइसेस बनी हैं, ये डिवाइसेस सिर्फ एक ही काम के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है ये एक मल्टीपर्पस डिवाइस है, यानी कि एक समय में कई सारे काम भी कर सकता है और कई प्रकार के काम कर सकता है। जैसे कि आप इस पर सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, आप गेम भी खेल सकते हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, इस पर न्यूज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा अपने सॉफ्टवेयर पे काम भी कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में आपने देखा होगा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, डिफेंस में कंप्यूटर यूज़ किया जाता है।
तो इस प्रकार से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल डिवाइस है जो हर तरह के काम को कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि ये जो 5 विशेषताएं हैं, ये कंप्यूटर की मुख्य 5 विशेषताएं हैं। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप इसको वीडियो को पीछे बैक करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो निर्वाण एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से हम देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अगर मैं काम के आधार पे इसको कैरेक्टराइज करूं तो हम इसे कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर पैटर्न को देखा जाए तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग और दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। तो पहला देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे यंत्र होते हैं या ऐसी युक्तियां होती हैं जो भौतिक दशाओं के मापन का कार्य करती हैं। थोड़ा हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा, क्योंकि समझने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे यंत्र या ऐसी युक्तियां जो भौतिक दशाओं को मापने का काम करती हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर मीटर यानी कि तापमापी, दाब मापी बैरोमीटर, ठीक है, ब्लड प्रेशर की मशीन। तो ये सारे के सारे एनालॉग हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये रियल टाइम के डाटा को शो करती हैं और इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। जैसे कि अगर हम तापमापी की बात करें, टेम्परेचर मीटर की बात करें, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो रीडिंग होगी वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे उसकी वैसी रीडिंग घटेगी। यानी कि समय के साथ में उसकी रीडिंग घटती है या बढ़ती है, एक जैसी नहीं रहती है। तो इस तरीके से जो रीडिंग्स चेंज होती हैं, फिजिकली जो चेंज होती रहती हैं, ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। बहुत से बच्चों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं ये सर कंप्यूटर कहाँ है? ये अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये तो एनालॉग कंप्यूटर, मतलब ये तो तापमापी या दाब मापी, ये कंप्यूटर कहाँ है? देखिए, किसी भी तरह का यंत्र जो है वो एक तरह का कंप्यूटर ही होता है ना? क्योंकि वो क्या कर रहा है? गणनाएं कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टेम्परेचर की गणना कर रहा है, प्रेशर की गणना कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर की गणना कर रहा है, या और भी चीजें हैं उनकी गणना कर रहा है, आपको बता रहा है। तो वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही कहलाता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि नॉर्मल जो यंत्र हैं वो कंप्यूटर नहीं है। अंतर यह है कि वो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। अब बात आती है डिजिटल कंप्यूटर्स की। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो है अब बहुत ही, इसका क्षेत्र बहुत वास्ट है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है। पहले तो ये देखते हैं कि ये डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या है। जैसे कि शब्द आप देख रहे हैं, इसमें लगा हुआ है डिजिटल, ठीक है। तो जो मैंने आपको सिग्नल पहले बताया था कि संकेत है, जो संकेत जो मैंने बताए थे आपको 2 तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो डिजिटल जो संकेत हैं वो केवल बाइनरी डाटा को ही ले सकते हैं। देखिए, मैं फिर आपसे बोलूँगा कि मैं ज़्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये CCC का बेसिक पार्ट नहीं है। फिर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो सेपरेटली मैं उसके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो डिजिटल शब्द का मतलब है जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, 0 या 1, यानी कि पल्स या तो है या फिर नहीं है। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। इसके अलावा समय के साथ में किसी भी इनपुट के लिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू 2 हो जाए, ऐसा नहीं है उसकी वैल्यू 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो इसी को हम बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसे डाटा जिनकी खाली 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को लिख के भेज सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स जो केवल 2 प्रकार के डाटा को ही रखते हैं,
यानी कि ऐसे संकेतों को ही रखते हैं जो सिर्फ 2 होते हैं, या तो 0 होंगे या 1 होंगे, उनको ही हम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे किसी भी तरह के हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारे टैबलेट पीसी हो गए, पीडीए हो गए, लैपटॉप हो गया, मेन फ्रेम्स हो गए, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स ही कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स के ही प्रकार को आपको थोड़ा ठीक तरीके से समझना है, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर तो हम लोग देख चुके हैं कि कोई खास नहीं है, और क्योंकि हमको कंप्यूटर्स पढ़ना है तो हमको डिजिटल कंप्यूटर को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स 4 तरीके के होते हैं। मैं आपको एक सरसरी बता देता हूं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं और ये किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स। ऐसे कंप्यूटर जो बहुत छोटे होते हैं और इनकी स्पीड तो तेज होती है, नॉर्मल से तो तेज होती है, लेकिन ये बहुत तेज नहीं होते हैं। बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं, यानी कि किसी विशेष काम के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए इन पे लिमिटेड काम ही किया जा सकता है। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए। मोबाइल फ़ोन पे आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड हो या विंडोज़ फ़ोन हो, लेकिन आप एक लिमिट तक ही उसमें आप काम कर सकते हैं। बड़े काम आप नहीं कर सकते, जैसे साइंटिफिक रिसर्च है उसको आप नहीं कर सकते। आप अपनी स्प्रेडशीट बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना सकते। तो इस तरीके से जो है ये छोटे काम के लिए ही बनाए जाते हैं। अब कैसे? जैसे कि हिसाब किताब रख लेना, ठीक है, कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस को रन कर लेना, इंटरनेट को चला लेना, ठीक है। इस तरीके के जो ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं इसको हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो हमारे मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये पहले चला करते थे, अब ये बंद हो गए। बहुत रेयर केस में ही शायद कोई यूज़ कर रहा होगा, उसकी जगह जो ले ली है वो टैबलेट पीसी ने ले ली है। टैबलेट काफ़ी ब्रॉड रूप में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ गया है तो मोबाइल फ़ोन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो टैबलेट पीसी ने भी कह सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है उसने टैबलेट पीसी का रूप भी ले लिया है। तो लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, पीडीए है, टैबलेट हैं, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे काम के लिए बनाए गए जो कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मल से फास्ट होते हैं, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। दूसरे तरह के कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूं तो हमारे घरों में यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर और ऑफिसेज में नॉर्मल यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर जो होते हैं ये मिनी कंप्यूटर्स ही होते हैं। इन कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं। अंतर यह है कि इसमें भी सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है और एक समय पर ये बहुत अधिक काम नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चलिए रॉकेट लॉन्च करना है, तो रॉकेट लॉन्च करने के लिए हमको मिनी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, उससे बड़े कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बहुत बड़ा डाटा हैंडल करना होगा उसमें। अब हम इन कंप्यूटर्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अपने घरों में, जैसे कि लैपटॉप है हमारा, डेस्कटॉप पीसी है, और ऑफिसेज में आपने देखा होगा ये बहुतायत से यूज़ किया जाता है, खूब यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे मिनी कंप्यूटर्स भी कहलाते हैं। छोटे मोटे जो सर्वर्स होते हैं, सिंगल प्रोसेसर या डबल प्रोसेसर वाले सिस्टम भी जो हमारी कंप्यूटर लैब वगैरह में लेते हैं, उनको भी हम मिनी कंप्यूटर्स के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन छोटे स्तर पे, ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं। तीसरे तरीके के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा और शायद इसको देखा तो शायद ही किसी ने होगा, क्योंकि आज तक मैंने भी नहीं देखा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो क्या होते हैं, ये बेसिकली कई सर्वर्स का एक ग्रुप बना के बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें कई प्रोसेसर लगाए जाते हैं, कई सारे मदरबोर्ड्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी स्टोरेज यूनिट्स लगाई जाती हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर का देखा जाए तो हम खाली एक टेबल पे रख लेते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर को
हैंडल करने के लिए पूरी पूरी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं ये एक समय में बहुत सारे काम कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो बुर्ज खलीफा या किसी भी बड़ी इमारत को देख लें हम, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है जैसे कि हमारा राष्ट्रपति भवन टाइप की बिल्डिंग हो गई, जहां पर काफ़ी सिक्योरिटी होती है और कई सारे सिक्योरिटी कैमरास भी लगे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती हैं, लिफ्ट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। तो पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए कि गैस भी कंट्रोल करनी है उनको और बिजली भी कंट्रोल करनी है, लिफ्ट भी कंट्रोल करनी है, तो इन सारे सिस्टम्स को, छोटे छोटे सिस्टम्स को मिला के एक बड़ा सिस्टम बनाया जाता है जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया था कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, और सबसे ऊंची इमारत है, और उस का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा हैंडल करने के लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर वहां पे लगाया गया है। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है, वो उस पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी को भी देखता है, लिफ्ट्स को भी देखता है, हर कस्टमर पे नज़र भी रखता है, कोई घटना अगर हो जाती है तो निकलने का रास्ता भी देता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो था हार्वर्ड मार्क आई। ये पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था, दैट वाज द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सबसे पहले बनाया गया था। इसके अलावा और भी कंपनीज ने बनाए हैं मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स के लिए। सबसे ज़्यादा IBM जो है वो प्रसिद्ध कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो IBM की जो Z सीरीज़ है, आप इसको थोड़ा सा चाहें तो रट्टा मार सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो IBM की जो Z सीरीज़ है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। इसी तरह सिस्टम Z9 है और सिस्टम Z10 है, ये सारी सीरीज़ जो हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की सीरीज़ हैं। जानने वाली बात यह है कि जो पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो हमारा था हार्वर्ड मार्क आई। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कई क्वेश्चंस में, ये कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो अभी तक आपने देखा कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं। अब आता है दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर और दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं क्या, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम ही है उनका, सुपर कंप्यूटर, यानी कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, यानी कि मेन फ्रेम से भी बड़े कंप्यूटर्स। अब आप सोचेंगे कि मेन फ्रेम ही जब इतना बड़ा होता है तो फिर ये सुपर कंप्यूटर कितना बड़ा होता होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कई मेन फ्रेम्स को मिलाकर भी एक सुपर कंप्यूटर बन सकता है। बेसिकली सुपर कंप्यूटर यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो हमारे बिल्डिंग्स के पूरे जो है या बहुत बड़ी जगहों को या बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो है ये भी उनसे भी बड़े डेटा को, बहुत ज़्यादा रियल टाइम डेटा चाहिए होता है, जैसे कि हमारा मौसम का जानकारी होती है। अब मौसम की जानकारी में सिर्फ बादल की जानकारी नहीं आती है, मौसम की जानकारी में ज्वालामुखी की जानकारी भी आती है, अनुमान लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए इन चीज़ों में। जैसे कि ज्वालामुखी फटने वाला है, उसका अध्ययन चल रहा है, अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर हमको सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो US में जो सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल भी करते हैं। नॉर्मली सैन्य सुरक्षा में हमारे जो सैनिक लोग हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं, जो इंटरपोल वगैरह का काम करते हैं, ये सारे सुपर कंप्यूटर ही करते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अभी भी 2 कंप्यूटर हैं, भारत को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2 कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर अपने पास भी हैं। पहला है परम सिद्धि AL, ठीक है, तो आप परम के नाम से इसको याद रखिए। सिद्धि AL तो उसका एक और भी उसका कह सकते हैं कि कुछ है, तो परम शब्द से आप याद रखिए। ये विश्व का 63वां सबसे तेज कंप्यूटर है, विश्व का 63वां सबसे तेज कंप्यूटर है। और जो मेहर है ये 146वां सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है। ये दोनों के दोनों सुपर कंप्यूटर्स हैं।
बहुत अच्छी तरीके से अपने यहाँ मौसम विभाग वगैरह में और BSNL वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। BSNL का मतलब दूर संचार केंद्र में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ सेटेलाइट वगैरह कंट्रोल की जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों उनको कंट्रोल करते हैं। ये जो रेटिंग है ये 2018 नवंबर की रेटिंग है। करंट रेटिंग अगर कभी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये भारत के 2 कंप्यूटर हैं जो अभी वर्तमान में हैं। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आता है कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था। पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। ये कंट्रोल डाटा कॉर्प के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी पहले इसका, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 1951 की शायद मेरे ख्याल से बात है। 1951 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसके बाद और भी IBM ने भी शायद 7030 बनाया, ये भी बनते रहे। लेकिन जो फर्स्ट जो प्रामाणिक रूप से है वो CDC 6600 है, जो कंट्रोल डाटा कॉर्प ने बनाया था। तो आपको ये भी याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी कंप्यूटर आ सकते हैं कि इंडिया के कंप्यूटर का नाम बताइए सुपर कंप्यूटर का, तो वो है परम और मिहिर। अगर रैंकिंग देखेंगे तो 2018 की रैंकिंग है, नवंबर 2018 की रैंकिंग। परम 63वां तेज कंप्यूटर है और मिहिर जो है वो 146वां तेज कंप्यूटर है। लास्ट में इस वीडियो के आखिरी में अब आपको मैं दिखाता हूं, ये दुनिया के सबसे तेज 10 कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं जो अलग अलग जगह पे रखे गए हैं। समिट ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी USA में रखा गया है। सियरा लॉरेंस लाइमोर नेशनल लैबोरेटरी USA में रखा गया है। सनवे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर चाइना में है। Tianhe 2A, ठीक है, इसको टाइने भी बोलते हैं। अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ एकदम से बोलना थोड़ा सा कठिन होता है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर ये भी वहीं चाइना में रखा गया है। फ्रंटियर है, ये टेक्सास में है। टेक्सास एडवांस कंप्यूटर सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिज़डेंट, ठीक है, थोड़ा सा नाम कठिन है। पिज़डेंट स्विस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में रखा गया है। ट्रिनिटी, बहुत अच्छा नाम है, ट्रिनिटी लॉस एल्मस में नेशनल लैबोरेटरी USA में है। अल ब्रिजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ABCI, ठीक है, अल ब्रिजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ABCI, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान में रखा गया है। सुपर MUC-NG, ये लेबिस में रखा गया है। लेबनीज में ये जर्मनी में है। जर्मनी क्योंकि बहुत छोटा देश भले ही हो लेकिन बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ भी एक सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेसन है, लॉरेंस लाइबोर नेशनल लैबोरेटरी USA में है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सुपर कंप्यूटर हैं वो USA में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद चाइना इस्तेमाल करता है, इसके बाद हमारा इंडिया भी है, जापान भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तेज़ 10 कंप्यूटर हैं वो USA में हैं और इसके अलावा चाइना में भी हैं और जापान में है, जर्मनी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आज हम इसी की बात करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इसी चैप्टर में कि कंप्यूटर्स के बारे में आपको और भी आगे जानकारी देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, और जो गैजेट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, जनरेशन्स के बारे में भी आपको बताएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।